19 सितंबर 1932 महात्मा गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। देश में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बी.आर. अम्बेडकर गुस्से में आ गए। उन्होंने इसे गांधी की चाल कह दिया और इधर अंग्रेजी हुकूमत को डर बैठ गया कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो देश में दंगे कौन रोकेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था 19 सितंबर 1932 को जिससे पूरा देश हिल चुका था, बात करेंगे आज के वीडियो में। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। 1927 की बात है। कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार यूके में चल रही थी। उनकी सरकार को खतरा था। ऐसे में उन्हें केवल एक मुद्दा जीत दिला सकता था, वह था भारत का मुद्दा। ऐसे में भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का खाका खींचने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया। इस कमेटी के हेड बनाए गए जॉन साइमन और इसका नाम रखा गया साइमन कमीशन, जो भारत जाएगा, भारत के बारे में देखेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसके आधार पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का खाका तैयार किया जाएगा। ऐसे में साइमन कमीशन भारत आता है, लेकिन साइमन कमीशन के सभी मेंबर ब्रिटिशर्स थे। ऐसे में इस कमीशन का विरोध पूरे देश में होता है। साइमन गो बैक के नारे हर तरफ लगने लगते हैं। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचता है तो इसके विरोध को लीड कर रहे थे लाहौर में लाला लाजपत राय, और उन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए। लाठीचार्ज होता है, लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। उन्होंने अपने अंतिम समय में कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ा हुआ एक घाव अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। और उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने सैंडर्स की हत्या कर दी, जिसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है, जिसके लिए 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई थी। इधर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लेकर जब भारत में विरोध देखा गया तो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बारकेहेड ने एक बात कही कि अगर भारत इतना ही विरोध करता है तो वो अपना संविधान लिख कर दिखा दे। ऐसे में ऑल पार्टी मीटिंग होती है। मोतीलाल नेहरू को एक कमेटी का हेड बनाया जाता है। यह 8 मेंबर कमेटी एक रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। यह अलग बात है कि नेहरू रिपोर्ट को न कांग्रेस ने स्वीकार किया और न मुस्लिम लीग ने, लेकिन फिर भी नेहरू रिपोर्ट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐसा क्षण है जिसने भारत के लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल पैदा किया कि भारत अब अपने संविधान को लिखने के लिए तैयार हो चुका था। इधर कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें डोमिनियन की बात की गई थी, लेकिन अब कांग्रेस चाह रही थी पूर्ण स्वराज। और ऐसे में लाहौर में 1929 में कांग्रेस का सेशन होता है। प्रिसाइड करते हैं जवाहरलाल नेहरू और वहां पर डिक्लेयर किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हम सेलिब्रेट करेंगे देश का स्वतंत्रता दिवस, और गांधी से कहा गया कि अब आप सिविल डिसोबीडियंस शुरू करिए। इधर महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा। उसमें अपनी 11 मांगे रखी और इन 11 मांगों के लिए गांधी ने कहा कि आप इन मांगों को अगर 11 मार्च तक नहीं मान लेंगे तो हम एक मूवमेंट शुरू करेंगे, और वह मूवमेंट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इरविन ने गांधी के इस लेटर को ऐसे ही फाड़कर फेंक दिया। कहा कि ऐसे लेटर्स तो बहुत आते हैं। और जब गांधी ने 11 मार्च तक अपनी उन मांगों को पूरा होता हुआ नहीं देखा तो 12 मार्च को दांडी के लिए निकल देते हैं अपने 78 डेलीगेट्स के साथ। 240 मील की यात्रा करते हुए दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को वह नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं। इधर ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर भारत को कैप्चर में रखना है तो हमें सभी पार्टियों को एक मेज पर लाना पड़ेगा, और तब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की घोषणा की जाती है। लेकिन उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं पहुंचती है, और इधर बी.आर. अम्बेडकर डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का निर्माण करते हैं 1930 में, और वह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचते हैं लंदन। लेकिन कांग्रेस के न आने की वजह से इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का औचित्य ही खत्म हो जाता है। बी.आर. अम्बेडकर इसी बीच में डिमांड करते हैं दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की, अर्थात पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दलितों के लिए होनी चाहिए। यह कुछ वैसी ही मांग थी जैसे कि 1908 में मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए की थी।
इस बात को लेकर ब्रिटिशर्स के अंदर एक बात आ गई कि भारत को एक और तरीके से तोड़ा जा सकता है। अभी तक धार्मिक आधार पर उन्होंने भारत को तोड़ा था और अब तोड़ सकते हैं वह भारत को जातीय आधार पर। इधर तेज बहादुर सप्रू और सरोजिनी नायडू ने लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में सुलह कराने का प्रयास किया। ऐसे में 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, जिसे कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। और गांधी तैयार होते हैं कि वो सेकेंड राउंड टेबल के लिए 1931 के दिसंबर में पहुंचेंगे लंदन। और इधर बी आर अम्बेडकर ने दलित के लिए सेपरेटेड की मांग कर ही दी थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए सभी पार्टियां लंदन पहुंचती हैं और इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रामसे मैकडॉनल्ड ने दलित के सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को स्वीकार कर लिया। बी आर अम्बेडकर इसे अपनी जीत मानते हुए भारत लौटते हैं और इधर महात्मा गांधी ठगा सा महसूस करते हैं कि उन्होंने जिस औचित्य के लिए गांधी इरविन पैक्ट साइन किया था वह कहीं से भी पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। इधर 16 अगस्त 1932 को रामसे मैकडॉनल्ड ने एक लेटर पे साइन कर दिया और कहा कि देश में अब दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। इस बात को लेकर बी आर अम्बेडकर काफी खुश हो चुके थे, लेकिन गांधी ने उधर सेकेंड फेज सिविल डिसोबीडियंस का लॉन्च कर दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके यारवड़ा जेल में रख दिया जाता है। गांधी को पता चलता है कि जिस समय दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात आ चुकी है, अब वह एक कानून बनने वाला है। तब 19 सितंबर 1932 को गांधी आमरण अनशन के लिए चले जाते हैं कि जब तक दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को खारिज नहीं किया जाएगा, गांधी अन्न जल नहीं स्वीकार करेंगे और अपने प्राण को त्याग देंगे। यह बात सुनते ही बी आर अम्बेडकर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि गांधी अपनी राजनीतिक चाल चलना शुरू कर दिए हैं, लेकिन मैं इस मुद्दे पर कहीं भी बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि बापू ऐसा काम नहीं कर सकते। इधर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। गांधी अब आमरण अनशन पे जा चुके थे। ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा था कि अगर गांधी को कुछ हो गया तो देश को कौन संभालेगा, यहाँ पर होने वाले दंगे कैसे रोके जाएंगे। ऐसे में गांधी को मनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। कई सारे नेता पहुंचते हैं, लेकिन गांधी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अंत में बी आर अम्बेडकर और गांधी के बीच में कई सारी मीटिंग होती है और बी आर अम्बेडकर अंततः गांधी की मांग स्वीकार कर लेते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया गया था उसे वह अस्वीकार करते हैं और यहीं से शुरुआत होती है दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। उन सीटों पर जहां पर दलितों की जनसंख्या अधिक थी वहां पर दिया जाएगा उन्हें आरक्षण। यह बात जब गांधी और अंबेडकर के बीच में सहमति बनती है, तब 24 सितंबर 1932 को गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय बी आर अम्बेडकर के साथ एक पैक्ट साइन करते हैं। इस पैक्ट को कहा गया पूना पैक्ट और इस पैक्ट ने ही देश के जातीय आधार पर होने वाले विभाजन को खत्म किया। जिस तरीके से देश धार्मिक आधार पर 1947 में बट चुका था, अगर बी आर अम्बेडकर और गांधी इस सहमति पर ना पहुंचते कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को अस्वीकार करना है, तो हो सकता था कि देश में जातीय विभाजन भी देखने को मिलता। ये बात और है कि कई सारे लोग जो कि दलित चिंतक अपने आप को कहते हैं, वह बी आर अम्बेडकर के पूना पैक्ट के साइन करने को गलत मानते हैं। लेकिन अगर जो इतिहास को सही से समझते हैं, वह समझ सकते हैं कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच होने वाला पूना पैक्ट इस देश के एक और विभाजन को रोक दिया था, वरना देश कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाता। और कहीं अगर गांधी की मृत्यु हो जाती इस पैक्ट के साइन न होने की वजह से, तो शायद बी आर अम्बेडकर के ऊपर वह आरोप लगते जिन आरोपों को धो पाना संभव नहीं होता। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि गांधी और अम्बेडकर के बीच होने वाला पूना पैक्ट इस देश के आज़ादी आंदोलन की एक ऐसी घटना है जिस घटना ने इस आज़ादी आंदोलन को एक नई दिशा और दशा प्रदान करी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बात करेंगे किसी और ऐसे ही रोमांचकारी मुद्दे की जो कि अपने आज़ादी आंदोलन के दौरान घटी थी। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।